आज आज क्लास नाइन्थ का साइंस चैप्टर नंबर 11 11 ध्वनि चैप्टर साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि। ठीक। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षी, घंटियों, मशीन, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण जो हमारे कानों में श्रवण उत्पन्न करता है। जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी है। जैसे ऊर्जा के और कौन कौन रूप है? यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। उसका काम क्या है? हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करना। ठीक। अब ऊर्जा को तो ये एक बेसिक फार्मूला जो कि हमेशा आगे भी यूज आता है। ऊर्जा को तो न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें इतना ही काम का। अब आगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। कोई द्रव्य हो या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस, मतलब ध्वनि को संचारित होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसके लिए माध्यम होना जरूरी है। वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस के थ्रू भी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह, ठोस के थ्रू भी जाता है, द्रव के द्वारा भी जाता है। लेकिन निर्वात मतलब खाली जगह में ध्वनि का संचरण नहीं हुआ। संचरण से तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना। ठीक। अब आगे देखिए। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंग कहलाती है। ध्वनि कैसा तरंग? यांत्रिक तरंग कहलाता है। ठीक। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ठीक। अब आगे देखिए। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करता है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करता है और इस प्रकार एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। ये बेसिक सा बात है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ठीक। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। अब आगे देखिए। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन का एक श्रेणी बन जाती है। जो संपीड़न और विरलन की ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचारित होती है। जब वस्तु कंपमान करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो इस माध्यम से होकर संचारित करते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है
तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचारित होते हैं। अब देखिए, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है। संपीड़न कैसा है? तो उच्च दाब का क्षेत्र है, जबकि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। ये उच्च दाब संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन क्रम से आते रहते। किसी माध्यम में कण की अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाएगा और कम घनत्व कम दाब को दर्शाएगा किसी माध्यम में। इस प्रकार ध्वनिक संचरण घनत्व परिवर्तन संचरण के रूप में देखा जा सकता है। अब आगे हम लोग पढ़े, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम जैसे वायु के कणों को आगे पीछे करती है। कंपन से उत्पन्न संपीड़न और विरलन क्रमशः आगे बढ़ते हैं। यही विक्षोभ कानों तक पहुंचते हमें ध्वनि सुनने में सहायता करते। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम जैसे वायु के कण को आगे पीछे कंपित करती है। कंपन से उत्पन्न संपीड़न और विरलन क्रमशः आगे बढ़ते हैं। यही विक्षोभ कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि सुनने में सहायता करता है। अब आगे देखें, उन क्षेत्र जहाँ सिलिंकी की कुंडलियाँ पास पास है, यहाँ कुंडली जहाँ पास पास है, यहाँ ये दूर दूर, ये पास पास है, ये पास पास है, ये फिर ये दूर दूर ही पास पास है, ये पास पास है, ये पास पास है, ये पास पास है। तो जहाँ पास पास है वो संपीड़न क्षेत्र हो गया, जैसे सी से फोटो में दिखाया गया है, संपीड़न सी से पास पास है। और दूर दूर है, कुंडली दूर दूर है तो विरलन आर। ठीक, संपीड़न और विरलन, यहाँ ये भी पास पास है तो संपीड़न, और दूर दूर है तो विरलन। फिर पास पास है तो संपीड़न, दूर दूर है तो विरलन। कंपमान वस्तु के माध्यम से संपीड़न और विरलन की श्रेणी उत्पन्न करते हुए। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग वह ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग, सॉरी ध्वनि अनुप्रस्थ नहीं, सॉरी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, वही कह रहे हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ये भी पूछता है ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य कहने का मतलब ऐसे ऐसे सीधा जा रहा है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब पर्वत आकार का ऐसे जा रहा है, प्रस्थ और पर्वत ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जा रहा है। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिससे माध्यम कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण दिशा के लंबवत गति करते हैं। अगर तरंग इधर जा रहा है तो ये लंबवत ऐसे ऐसे गति करेगा ऊपर नीचे, तो ये हो गया अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य है सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है। किसी तालाब में पत्थर के टुकड़ा फेंकने पे जल की सतह पर दिखाई देने वाला, हाँ, तालाब में जो पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो जल की सतह पर जो दिखाई देता है, जल की सतह पर दिखाई देने वाला तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। जल की सतह पर दिखाई देने वाला तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश भी कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। पत्थर फेंकेंगे जल की सतह पर, पूछेगा कौन सा तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का। प्रकाश कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग का। लेकिन ध्वनिक है अनुदैर्घ्य तरंग का। ठीक, अब ध्वनि तरंग के अभिलक्षण देखते हैं। हाँ, इसमें यह संपीड़न वह क्षेत्र है, अब लक्षण के में आवृत्ति देखेंगे, आयाम देखेंगे, वेग देखेंगे। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक अधिक होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। यहाँ संपीड़न फोटो में देखे थे ना, ये संपीड़न जहाँ घनत्व और दाब दोनों अधिक है। फिर ये जहाँ अधिक है, और ये आर वाला विरलन वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व और दाब कम है। यहाँ घनत्व भी कम है, दाब भी कम है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। दो क्रमागत संपीड़न सी अथवा दो क्रमागत विरलन आर के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता, दर्शाया जाता है।
इसका SI मात्रक मीटर है। ठीक, दो क्रमागत संपीड़न दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य को समांतर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर है। अब ये एक वैज्ञानिक थे, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। एक आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक, अब ये और क्या क्या किया था, JC मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोग द्वारा पुष्टि की। ठीक, उसके बाद उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भविष्य में विकास की नींव रखी। मतलब ये सब विकास हो पाया ये हेनरिक हर्ट्ज के कारण ही। ठीक, नींव रखा था। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की। हाँ, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसको बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, जिसको बाद में व्याख्या किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज इन्हीं के नाम के सम्मान में रखा गया। अब तो तरंगदैर्घ्य हो गया। ठीक, अब आवृत्ति देखते हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में कितना बार बजा, 1 सेकंड में कितना बार आप ढोल पीटते हैं, वही उसका आवृत्ति हो गया, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे गणित में बारंबारता होता ना, कितना बार, तो इसी तरह आवृत्ति 1 सेकंड में, लेकिन इसमें टाइम फिक्स है, 1 सेकंड में कितना बार पिटा गया, कितना बार बजा, वो आवृत्ति। ठीक, हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचारित होता है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। अच्छा हाँ, ये भी बताना, ये यहाँ अधिक है, मतलब हाई पे है, ये भी हाई पे है, दोनों के बीच एक हाई से शुरू होकर जब तक दूसरे हाई पीक पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता है, तो इस दोनों के बीच का दूरी जो होगा वही लैम्डा मीटर, इसको मीटर में, तरंगदैर्घ्य को मीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ये तरंगदैर्घ्य हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तरंगदैर्घ्य हुआ। और ये वाला जो हाइट हुआ यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये क्या हुआ? आयाम हुआ। ये क्या हुआ? आयाम। ये आयाम हुआ, ये आयाम हुआ, ये तरंगदैर्घ्य हुआ। इसी को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, ये हुआ आयाम, ये हुआ तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को मीटर में मापेंगे, आयाम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ ये वाला जो हाइट है एम्पलीट्यूड A से दर्शाते हैं, और इसको बीच के दूरी में, या फिर अगर यहाँ से देखें तो इसको और ये नीचे वाला दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड, ठीक, यही है ये वाला। ठीक, संपीड़न विरलन क्रम से। ठीक, सी से संपीड़न, आर से विरलन, ये हो गया संपीड़न विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगा। प्रति 1 सेकंड में कितना बार संपीड़न और विरलन हुआ, उसको हम काउंट कर ले तो वही क्या हो जाता है? आवृत्ति हो जाता है। आवृत्ति को सामान्यतः म्यू भी नहीं है, भी को इसे थोड़ा झुका दिए, म्यू ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? हर्ज। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? हर्ज। अब आगे देखें, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग को आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग को आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन, ये हुआ संपीड़न और ये हुआ विरलन, ये संपीड़न, दो क्रमागत संपीड़न। ठीक, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है।
आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति, आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल का एक उल्टा क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/, टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर 1/, टाइम पीरियड। टी अक्षर से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक सेकंड है। इसे 3 अक्षर से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक सेकंड है। आवृत्ति बराबर 1/T। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करती है, उसे तरत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से होगा आवृत्ति उतनी अधिक होगी और उसका तरत्व भी अधिक होता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तरत्व भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तरत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तरत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तरत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। अब आगे देखें, यहाँ फोटो में दिखाएगा। निम्न तरत्व की ध्वनि की तरंग आवृत्ति कम, उच्च तरत्व की ध्वनि तरंग आवृत्ति अधिक। अगर उच्च तरत्व होगा तो आवृत्ति अधिक, मतलब 1 सेकंड में बहुत बार बज जाएगा। निम्न तरत्व होगा तो आवृत्ति कम और मृदु ध्वनि आयाम कम। मृदु ध्वनि का आयाम क्या होता है? कम होता है। प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। प्रबल ध्वनि का आयाम भी ज़्यादा होता है, मृदु ध्वनि का आयाम भी कम होता है। निम्न तरत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तरत्व की ध्वनि आवृत्ति अधिक है, फोटो में दिखाया गया है। उसी तरह मृदु ध्वनि का आयाम कम तथा प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो कॉमन बात है, जो प्रबल होगा, जो ज़्यादा होगा उसका आयाम ज़्यादा, जो मृदु होगा मतलब मृदुभाषी होगा उसका आयाम कम। उसी तरह जो निम्न तरत्व होगा उसका आवृत्ति कम, उसी तरह जो उच्च तरत्व होगा उसका आवृत्ति ज़्यादा। ध्वनि की यह गुणता टिम्बर वह अभिलक्षण है जो हमें समान तरत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को शोर कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं और यह सुनने में सुखद होता है। शोर नॉइज के कारण प्रिय नहीं होता है जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता, तरत्व। ठीक, प्रबलता आयाम से निर्धारित होता है। ठीक, अगर प्रबलता तेज, अगर ध्वनि तेज प्रबल है तो ध्वनि आयाम अगर अधिक है, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम अगर अधिक है तो ध्वनि तेज और प्रबल होगा। आयाम अगर कम है तो ध्वनि धीमी सुनाई देगा। वहीं तरत्व, तरत्व आवृत्ति से निर्धारित होता है। तरत्व अगर अधिक है तो तीखी ऊंचे आवाज़ की। ठीक, अगर तरत्व अगर कम है, तरत्व आवृत्ति इसमें भी त है, तरत्व और आवृत्ति में भी त। ठीक, तो यहाँ से इसे भी याद रख सकते, तरत्व आवृत्ति से निर्धारित होता है। अगर अधिक है तो तीखी ऊंचे आवाज़ की, अगर कम होगा तो भारी मंद स्वर की। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तरत्व अधिक है? गिटार, कार, हॉर्न। अब देखो, हॉर्न का अधिक आवृत्ति है, अधिक तरत्व। गिटार का कम आवृत्ति है, कम तरत्व। ठीक, अब तरत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। ढोल जो है, ढोल से बजाना, धीमी बजाना, ढोल जोर से बजाना, जोर से बजाने पे आयाम अधिक आवाज़ तेज। ढोल जब धीमी बजाएंगे तो आयाम भी कम और आवाज़ भी धीमी। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। वेग बराबर इस आगे ये पलट, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी की तरंग वेग कहलाती है। तरंग की किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग वेग कहलाती है। अब वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है यहाँ? दूरी लेमडा है। लेमडा को मीटर में मापते थे, वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य की दूरी और समय को टी, तो लेमडा इंटू 1/T। जहाँ लेमडा ध्वनि का क्या है? तरंग दैर्ध्य। यह तरंग की एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है। अतः इसको हम देखें तो म्यू भी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लेमडा 1/1/T क्या होता है?
आवृत्ति, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, तो v बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू न्यू भी हो जाएगा, लेमडा इंटू न्यू, जहाँ न्यू क्या है 1 टाइम आवर्तकाल। ठीक, वेग बराबर क्या है तरंगधर इंटू आवृत्ति, वेग बराबर क्या हो गया तरंगधर गुने आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। अब आगे देखें, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 kg और उसकी तरंगधर 35 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितनी समय लेगी। यहाँ आवृत्ति कितना दिया हुआ है 2 kg, 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे तो 1000 से गुना 2000 हर्ट्ज। तरंगधर कितना दिया 35 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना होगा, तो 0.35 मीटर। ठीक, अब तो हम फार्मूला जानते हैं कि तरंग वेग वो जो होता है, वेग बराबर क्या होता है तरंगधर इंटू आवृत्ति, वेग बराबर तरंगधर इंटू आवृत्ति। यहीं से तरंगधर का मान क्या है कितना है, तरंगधर का मान 0.35 है, आवृत्ति का मान कितना है 2000 है, दोनों को गुना किए तो 700 मीटर सेकेंड। तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी में तय करने में लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा वेग, दूरी क्या है 1.5 इंटू 1000। ठीक, वेग क्या है 700 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा ना, इस 700 मीटर प्रति सेकंड में है, तो 1.5 किलोमीटर बराबर हो गया 150 को 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में बटा 700। अब काटा पीटी में जाएंगे तो कट के 2.1 सेकंड, अतः ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.1 सेकंड लेगी। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर, किसी ध्वनि का तरंगधर आवृत्ति और आवर्तकाल का आयाम से क्या अभिप्राय है। ठीक, तरंगधर तरंग की दूरी f आवृत्ति तरत्व बताती है 1 सेकंड में कितनी कंपन, f आवृत्ति तरत्व बताती है 1 सेकंड में कितनी कंपन। इसका उल्टा आवर्तकाल एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय। आयाम ध्वनि की प्रबलता का पता चलता है, आयाम से ध्वनि कितना प्रबल है ये पता चलेगा। आवृत्ति 1 सेकंड में कितना बार बजा, जो बताना 1 सेकंड में कितना बार कोई चीज़ हुआ, वो कितना बार वो ध्वनि बजा, वो आवृत्ति। तरंगधर तरंगों की दूरी, ठीक, और आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल, एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल। तो ये चारों में अंतर हो देख लिए, तरंगधर में, आवृत्ति में, आवर्तकाल में, आयाम में, इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसी ध्वनि का तरंगधर तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तरंगधर को लेमडा से दर्शाते हैं और आवृत्ति को एफ फ्रीक्वेंसी से और वेग को भी से। भी बराबर क्या है तरंगधर इंटू आवृत्ति, भी बराबर तरंगधर इंटू आवृत्ति, आवृत्ति इंटू तरंगधर, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगधर। अब आगे बढ़े, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस तरंग की तरंगधर की गणना करें। इस तरंग की तरंगधर ये वाली 440 बराबर 220 इंटू लेमडा, 220 इंटू लेमडा, एफ के मान 220, तो लेमडा इधर 440 बटा 220, तो लेमडा बराबर कटा तो लेमडा का मान 2 आया। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा वह मनुष्य जो है 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाला 2 क्रमागत संपीड़न में कितना समय अंतराल होगा। 2 क्रमागत संपीड़न के बीच का समय आवर्तकाल t बराबर 1/f, 1/f 1/500, 500 को भाग लाएंगे तो 0.002 सेकेंड यानी 2 मिली सेकेंड इसका आवर्तकाल हुआ। किसी एकांक क्षेत्रफल के 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि को तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का प्राय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील माप है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील माप है। ठीक, यद्यपि 2 ध्वनि समान तीव्रता हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। प्रबलता, हाँ कुछ पूछ ही लिया, प्रबलता और तीव्रता में अंतर बतावे। प्रबलता और तीव्रता में यह ध्वनि की तेज या धीमी सुनाई देने का अनुभव है। यह ध्वनि द्वारा वहन की गई ऊर्जा की भौतिक माप है। यह श्रोता के कान पर निर्भर करती है, यह माध्यम व स्रोत पर निर्भर करता है, यह माध्यम व स्रोत पर निर्भर करता है।
इससे सीधे मापा नहीं जाता है। इसे यंत्र से मापा जा सकता है, पर इनकी कोई निश्चित इकाई नहीं होती है। इसका इकाई वाट मीटर प्रति स्क्वायर होता है, वाट मीटर प्रति स्क्वायर होती है। यह आयाम पर निर्भर करती है, यह अनुभवजन्य है। यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी तीव्रता जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कब जब फटाका और जब उड़ाते हैं दिवाली में तो देखते प्रकाश पहले चमकने लगता है, ध्वनि बाद में। तो ध्वनि का चाल प्रकाश की चाल से कम है, इसका मतलब यही है बस। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। जैसे वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इस तथा 22 सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो लोहा में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अब देख कैसे यहाँ दिया भी हुआ, लोहा में सबसे तेज, लोहा, जल और वायु सबसे तेज लोहा में चलती है। ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि यहाँ टकराया आपतित, ठीक, यहाँ टकरा कर वापस हुआ था परावर्तित, बीच में अभिलंब 90 डिग्री का कोण, और यह हुआ आपतन कोण, उतना ही हुआ परावर्तन कोण। अभिलंब आपतित किरण के बीच के कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और यह हुआ परावर्तक सतह। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब प्रतिध्वनि, किसी उचित परावर्तक वस्तु से, जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाए या ताली बजाए तो आपको कुछ समय पश्चात वह ध्वनि फिर से सुनाई देगी। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जिस पहाड़ वहाड़ के सामने जाकर चिल्लाते हैं जैसे, तो कुछ देर बाद ध्वनि लौटकर वापस आता है, जिस फिल्म में भी देखते होंगे। या फिर बंद कमरा में चिल्लाते हैं तो ध्वनि टकरा कर जिससे वापस लौटता है, तो वही टकरा कर वापस लौटना वही प्रतिध्वनि है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि परिवर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का समय का अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए हुए ताप जैसे 22 सेल्सियस पर ध्वनि का चाल कितना है, 344 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ध्वनि अवरोधक तक परिवर्तन के पश्चात वापस श्रोता 0.1 सेकेंड पश्चात पहुंचना चाहिए। यानी कहने का मतलब ध्वनि का चाल कितना है, 344 मीटर प्रति सेकेंड, और 1 सेकेंड तक तो हमारे मस्तिष्क में भी ध्वनि बना रहता है, तो 0.1 सेकेंड तक। 0.1 को जब 344 में गुना किया तो 34.4, तो यानी 34.4 यानी 17.2 जाएगा, 17.2 आएगा, तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए। ठीक, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, मिनिमम 17.2, चूँकि 17.2 जाने में, 17.2 फिर आने में, यानी 34.4। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी की अर्थात आधी। ध्वनि द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया, 17.2 जाने में, 17.2 आने में, यानी 34.4। इतना स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जरूरी है। ठीक, न्यूनतम दूरी कितना जरूरी है, 34.4, और दो बिंदु के बीच की दूरी कितना जरूरी है, तो 17.2 मीटर। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता दो बिंदु के बीच की दूरी कितना जरूरी है, तो 17.2 मीटर। लेकिन दूरी पूछ ले तो 17.2 जाने में, 17.2 आने में, 34.4। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 34.4 मीटर दूरी चलना पड़ता है, और दो बिंदु के बीच की दूरी 17.2 मीटर, उसका आधा जरूरी है। अनुरणन यह बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है, अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अथवा अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन के छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरेदार प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। शीतों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकेंड बाद सुनाई देता है। यह ध्वनि के चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड है, तो चट्टान मनुष्य के बीच की दूरी कितना होगा, v बराबर 346। ठीक, प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय 2 सेकेंड,
तो ध्वनि के द्वारा चली गई चाल v/t बराबर 346 इंटू 346 में 2 से गुना किया तो 692। ठीक, तो ध्वनि की चाल कितना 600 कितना हो गया, ध्वनि 692 मीटर। ठीक, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड 50 सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 है तो स्रोत तथा प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी बतावे। तो 342 में जब 3 से गुना कर देंगे तो 226 226 226, तो इसका मतलब 513 जाएगा, 513 फिर वापस आएगा। वही इसको 2 से भाग दे देंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, प्रवर्तक सतह के और इसके बिंदु के बीच की दूरी 513। ठीक, ध्वनि के बहुल परिवर्तन का उपयोग। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। ठीक, इसीलिए ध्वनि को बोलते हैं, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, एक दिशा में जाती है। स्रोत से उत्पन्न होने, हाँ, इन यंत्रों में एक नीली के आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परिवर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। अब आगे देखिए, ये स्टेथोस्कोप जो हृदय में लगाकर डॉक्टर देखता है, ये भी पूछता है हृदय में लगाकर देखने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्टेथोस्कोप। हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। हाँ, ध्वनि के बहुल परिवर्तन मतलब बहुत बार ऐसे टकरा टकरा कर जो ध्वनि आ रहा है सभी दिशा में फैल रहा है। ठीक, उस तरह भवन का निर्माण किया जाता है सेमिनार हॉल सब में, ताकि आवाज़ चारों ओर फैले, तो वही बहुल परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक, कॉन्सर्ट हॉल को उसी तरह बनाया जाता है, वक्राकार छत्र बना के दिया जाता है कर्व के आकार का। ठीक, जिससे ध्वनि टकरा सब श्रोता को सुनाई दे। ठीक, श्रव्यता का परिसर। हम सभी आवृत्ति को ध्वनि नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 1 साइकिल है। हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि का श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की जैसे कुत्ते की 25 किलो हर्ट्ज यानी 25,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक, अब आगे देखें, कान उच्च आवृत्ति के लिए कम सुग्राही होता है। अब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कैसा ध्वनि कहते हैं, तो अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कैसा ध्वनि कहते हैं, अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखें, यदि हम अपश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे हम किसी मक्खी के पंखों के कंपन को सुन पाते हैं। ठीक, अब आगे देखें, राइनोसेरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। राइनोसेरस गेंडा जो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, अब हाँ, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को कैसा ध्वनि कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 तक के बीच में। अब 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रस्रव ध्वनि, यहाँ दिया हो। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 से अधिक जो मनुष्य सुन सकता है, 20 से 20,000। इससे पहले वाला अश्रव्य नहीं सुन सकता है, और इससे ज़्यादा वाला पराश्रव, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाला आवृत्ति की ध्वनि पराश्रव। ठीक, यह देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाता है। भूकंप मुख प्रघाती तरंग पहले से निम्न आवृत्ति का अपश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है। अपश्रव ध्वनि, अपश्रव मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी कम। अपश्रव मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनि को पराश्रव ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और परपाइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और परपाइज जैसे ध्वनि डचप, ट्रिक हो गया, डचप। डॉल्फिन, द से डॉल्फिन, च से चमगादड़, परपाइज जैसे ध्वनि पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। यह शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं।
श्रावण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि व माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंग के विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंग में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि की तरंग कानों के डायफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। कंसर्ट हॉल की छत वर्गाकार क्यों होती है बनाई जाती है? जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य का रेंज क्या है? पारस का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि। इसको उत्पन्न करने वाला राइनो हेल हाथी सब बराबर है। और पराध्वनि उत्पन्न करने वाला पराध्वनि 20,000 से अधिक ध्वनि या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पराध्वनि। इसका ट्रिक है डचअप, डॉल्फिन, चमगादड़ और पारापाइज। अब पराध्वनि के मतलब 20,000 से अधिक ध्वनि मतलब अधिक हर्ट्ज के से अधिक ध्वनि का उपयोग कैसे उपयोग करते हैं? तो कहाँ दीवार टूटा हुआ है, कहाँ दोषयुक्त स्थान है, ठीक, ये ध्वनि पास करवाएगा। जहाँ दोषयुक्त स्थान है वहाँ से ध्वनि पर लौट हो जाएगा, वापस चल जाएगा। तो इस सब दोष स्थान को पता करने में पराध्वनि ये वाला ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति है। ठीक, ये सब वही लिखा हुआ है पूरा बात। ठीक, पराध्वनि तरंग को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित करा हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम लिया जाता है। इस संसूचक से रोगों को अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असामान्यता, पित्ताशय तथा गुर्दे, पथरी तथा विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंग शरीर के ऊतक में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इन तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है जिससे उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है, फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच करने तथा जन्मजात दोष तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कण में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। यह कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब अभी तक हमने क्या सीखा इसमें? ये ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण, बहुत अच्छा पूरा सारांश दे दिया गया है चैप्टर का, इसीलिए यहाँ हमने वेरी गुड भी लिखा है। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे अगला बिंदु, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचारित होती है। द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि किस अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचारित होती है। जबकि जल में जब पत्थर फेंकेंगे जल में जब पत्थर फेंकेंगे तो क्या कैसा तरंग बनेगा? अनुप्रस्थ। चाहे प्रकाश कैसा तरंग है, ये भी अनुप्रस्थ। लेकिन ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़न विदलनों के रूप में संचारित होता है। अब आगे देखिए, ध्वनि संचरण के माध्यम कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ठीक, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन में एक ढोलन पूरा होता है। अधिकतम मान से न्यूनतम मान, फिर एक अधिकतम मान यहाँ तक आया, एक पहला अधिकतम मान से दूसरा अधिकतम मान पहुँचने में, ठीक, वो क्या हो जाता है? ठीक, वो हो जाता है एक ढोलन, पूरा एक ढोलन हो जाता है। और ये अधिकतम मान और फिर दूसरा अधिकतम मान के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऐसे मीटर में मापते हैं। ठीक, वही लिखा हुआ है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती के रूप में अपने मान का पुनरावृत्ति करता है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कहलाती है।
गौण न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करती है ध्वनि का तरंगधर कहलाती है। अब आगे देखें, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व एक संपूर्ण ढोलन में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण ढोलन में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। एक संपूर्ण ढोलन में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल क्या होगा? एक संपूर्ण ढोलन में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। एकांक समय में होने वाले ढोलने की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कितना बार ढोलक बजा, चाहे कितना बार ढोलन हुआ, वो संख्या क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। ध्वनि का वेग जो है आवृत्ति और तरंगधर दोनों का गुणनफल है। आवृत्ति और तरंगधर को गुना करेंगे तो ध्वनि का वेग बोला। ध्वनि का वेग बराबर क्या होगा? आवृत्ति इंटू तरंगधर। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचारित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचारित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। ठीक। ध्वनि के परिवर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परिवर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्वनि के परिवर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परिवर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंबों से समान कोण बनाते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परिवर्तनों के कारण होता है और इसे अनुरणन कहते हैं। वक्र सतह से टकराकर ध्वनि का लौटना, जैसे कर्व सतह से बनाते हैं घर, ताकि इसमें ध्वनि टकराकर लौट जाना श्रोता को सुनाई देगा। ठीक। बार बार परिवर्तन वही किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परिवर्तन के कारण होता है, इसे हम लोग अनुरणन कहते हैं। ठीक। ध्वनि अभिलक्षण जैसे तरत, प्रबलता तथा गुणता तरंग के गुणों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब आगे देखें, प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानवों की ध्वनि श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्ति 20 आवृत्तियों की औसत परास, मानव का ध्वनि का रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। श्रव्यता के पारस से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता के पारस से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो अश्रव्य, और 20 किलो हजार हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो तो पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि का उपयोग चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।